स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स वीडियो सीरीज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th साइंस में पहला लेसन पढ़ रहे हैं और पहला लेसन जो हमारा है वो केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उन समीकरणों को हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के बहुत सारे समीकरण को एग्जाम्पल के तौर पर देखा है अपने पिछले वीडियो में। आप एक बार वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरणों के संतुलन की विधियाँ। रासायनिक समीकरणों के संतुलन की विधियाँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम विधियों की बात कर लें कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधियाँ कितनी हैं, कितना विधि है, तो सबसे पहले तो हमको यह जानना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। हम क्यों संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरणों को? तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि यदि हमारा रासायनिक समीकरण असंतुलित है, असंतुलित का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग रासायनिक समीकरण में हम लोग जानते हैं कि कुछ अभिकारक होते हैं और कुछ उत्पाद होता है। अभिकारक आपस में अभिक्रिया करता है और उत्पाद बनता है। तो यदि अभिकारक के तरफ के एलिमेंट की संख्या उत्पाद के तरफ के एलिमेंट की संख्या के अगर बराबर नहीं है तो उसको हम कहेंगे कि यह जो रासायनिक समीकरण है वह संतुलित नहीं है, वह क्या है? असंतुलित है। और यदि अभिकारक के एलिमेंट की संख्या और उत्पाद के एलिमेंट की संख्या दोनों बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि रासायनिक जो समीकरण है वो क्या है? संतुलित है। तो एक हम छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया का निर्माण होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया का निर्माण होता है। तो हम अगर लिखें N2 + H2 और यहाँ पर लिख दें NH3 तो हमको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया का निर्माण होता है। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन = अमोनिया। अब देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन जो हम लिखे हैं, जो समीकरण लिखे हैं, वो सही है कि गलत है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के कितने परमाणु हो गए? 2 परमाणु। मतलब कि यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? वो भी 2 है। तो लेफ्ट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड जो साइड है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, ये हमारा अभिकारक है, ये उत्पाद है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया नहीं बनता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है। तो यहाँ हमने नाइट्रोजन को लिख दिया N2, यहाँ पर हमने लिखा हाइड्रोजन H2 और हमने = दे के लिख दिया अमोनिया। अब इसको देखते हैं कि क्या ये संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो 2 नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में। जबकि राइट में देखें, अगर हम उत्पाद में देखें तो 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ दोनों तरफ इक्वल नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। इधर देखें तो 2 नाइट्रोजन, इधर देखें तो 1 नाइट्रोजन, बराबर नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन, इधर देख रहे हैं तो 3 हाइड्रोजन, वो भी बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है तो इसको हम कहेंगे कि ये असंतुलित है। और जब असंतुलित होता है तो उसको संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम करने वाले हैं। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं? संतुलित का मतलब कि दोनों तरफ एलिमेंट की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो उसको हम बोलते हैं कि वो संतुलन है। तो ये संतुलित नहीं है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर सही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनता है, ये सही है। बट इस
ये जो केमिकल इक्वेशन है आपका, रासायनिक समीकरण है, ये संतुलित नहीं है क्योंकि दोनों तरफ जो है बराबर नहीं आ रहा है, तो इसको हम संतुलित नहीं कहेंगे, ये है असंतुलित। और जब समीकरण असंतुलित होता है तो उसको संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम रासायनिक समीकरणों को 4 विधियों से संतुलित करते हैं। हम रासायनिक समीकरण को 4 विधियों से संतुलित करते हैं। जो पहला है वो है अनुमान विधि। जो पहला हमारा विधि है वो क्या है? अनुमान विधि। दूसरा है आंशिक समीकरण विधि। तीसरा है संयोजकता विधि। और चौथा है आयनिक समीकरण विधि। तो ये 4 हमारे पास तरीका है, 4 विधियां हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए। ये 4 प्रोसेस है। इसमें हमको क्लास 10th में सिर्फ यही पढ़ लेना है, अनुमान विधि। बाकी इन सब के बारे में हमको क्लास 10th के लेवल में नहीं पढ़ना है। ये आपको इंटर में अगले साल जब जाएंगे तब आपको मिलेगा। तो फिलहाल हम इन तीनों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप जानिए कि 4 प्रकार से संतुलित कर सकते हैं: अनुमान विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, आयनिक समीकरण विधि। इन चारों प्रकार से संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेकिन हाई स्कूल में हमको सिर्फ ये पढ़ना है पहला वाला, बाकी 3 नहीं पढ़ना है। तो बाकी 3 को हम मिटा रहे हैं और हम पहले वाले को बता रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक बन गया अनुमान विधि। अब अनुमान विधि में इसमें कोई भी सूत्र नहीं है कि हम वो सूत्र आपको बता दें और आप सूत्र से जो है डायरेक्टली सूत्र को लगा कर और समीकरण को संतुलित कर दें। तो कोई सूत्र, कोई नियम, कोई फार्मूला नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने माइंड को सेटअप करके रखना है, थोड़ा सा जुड़ घटाव ढंग आना चाहिए। बाकी इसमें कोई विशेष, कोई खास नियम नहीं है। बस आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका खुला होना चाहिए। और इसमें एक छोटा सा टेक्निक है, और वो टेक्निक क्या है कि जब भी कोई असंतुलित समीकरण लिखा गया होता है, जब भी कोई असंतुलित समीकरण लिखा गया होता है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ के एलिमेंट को गिनते हैं। दोनों तरफ के एलिमेंट को गिनते हैं और जिधर कम रहता है उधर बढ़ा लेते हैं। तो जिधर कम रहता है उधर बढ़ा लेंगे तो दोनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। और एक चीज़ और बता दें कि सबसे पहले हम उस एलिमेंट को बराबर करते हैं जिसकी संख्या सबसे कम होती है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन, आप कोई भी रासायनिक समीकरण जब आप संतुलित करें, बराबर करें, तो आप उस एलिमेंट को सबसे पहले बराबर करें जिसकी संख्या क्या है? सबसे कम है। फिर उससे जो अधिक है उसको बराबर कीजिए, फिर उससे जो अधिक है संख्या में उसको बराबर कीजिए, और जो सबसे बड़ा वाला है उसको सबसे लास्ट में बराबर किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है इसको संतुलित करने का। सिर्फ आपको एक छोटा सा टेक्निक लगाना है कि दोनों तरफ के एलिमेंट को गिन लेना है, जिधर कम रहेगा उधर एलिमेंट को बढ़ा देना है। जैसे मान इधर 5 है, इधर 10 है, तो इधर 10 है, इधर 5 है, तो इधर कम है, तो इधर हम 5 में क्या करेंगे? 5 और जोड़ देंगे, 10 के बराबर हो जाएगा। तो यही सब तरीका लगाना है। कोई विशेष सूत्र नहीं है, कोई विशेष कोई फार्मूला नहीं है। बस यही देखना है कि दोनों तरफ के एलिमेंट को गिनते रहना है, और गिन के जिधर कम है उधर हमको क्या करते चलता है? बढ़ाते हुए रहना है। और एक चीज़ और ध्यान दे देना है कि सबसे पहले उस एलिमेंट को हम बराबर करेंगे जिसकी संख्या क्या होगी? सबसे कम होगी। तो यहाँ पर हम एक रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं और उस समीकरण को संतुलित किया जाएगा। तो एक यहाँ पर समीकरण है Cu प्लस H2SO4 इक्वल टू CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O प्लस SO2 प्लस H2O। तो इस इक्वेशन को बराबर करना है, हमको संतुलित करना है। अब आप देख लीजिए एक बार कि ये संतुलित है कि नहीं है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं है। तो संतुलित है नहीं, असंतुलित है। एक बार हम इसको गिन के देख लेते हैं इसके एलिमेंट को। इधर देखिए, ये अभिकारक है और इधर क्या है? उत्पाद है। तो इधर एक कॉपर है, उधर भी एक कॉपर है, ठीक। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इधर देखिए 2 हाइड्रोजन,
इधर आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन, तो ये लगभग लगभग बराबर हो रहा है। आगे की चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पर सल्फ़र है 1, यहाँ पर देखिए 1 2 सल्फ़र हो गया। अब देखिए ये अब अलग अलग हो रहा है, इधर 1 है उधर 2 है, मतलब कि अब संतुलित नहीं है। अब ये पहले लगा कि हमको संतुलित है क्योंकि 2 चीज़ बराबर हो गया, कॉपर बराबर हो गया और ये हाइड्रोजन बराबर हो गया, तो लग रहा था कि संतुलित है, बट ये असंतुलित है क्योंकि सल्फ़र दोनों में अलग अलग है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, और इधर देखें तो यहाँ 4 2 6 1 7 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ 4 है और एक तरफ 7 है, तो ऑक्सीजन की संख्या भी इक्वल नहीं है। तो हम आपको तरीका बताए हैं, ये हमारा पहला प्रोसेस हम यहाँ पर जा रहे हैं बनाने। तो हम सबसे पहले यही सिखाए हैं कि हम उस चीज़ को सबसे पहले बराबर करते हैं, उस एलिमेंट को जिसकी संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ पर सबसे कम अगर देखें तो सबसे कम यहाँ पर कॉपर है, कॉपर अकेले है, सिंगल है। आपके अभिकारक में एक ही कॉपर है और उत्पाद में भी एक ही कॉपर है, तो यहाँ पर कॉपर को इक्वल नहीं करना पड़ा क्योंकि कॉपर खुद ही बराबर दिया हुआ है। अगर बराबर नहीं दिया होता तो हम बराबर करते, क्योंकि इसकी संख्या क्या है, सबसे कम है। तो यहाँ पर कॉपर को इक्वल नहीं करना पड़ा, तो कॉपर को इक्वल नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी ये इक्वल दिया गया है। तो कॉपर वाला टेंशन तो ख़त्म हो गया कि कॉपर को हमको बराबर करना है, तो कॉपर ऑलरेडी बराबर है। अब कॉपर को छोड़ देंगे। अब दूसरे किसी चीज़ को देखते हैं। तो अगर हम कॉपर सबसे कम एलिमेंट है, एक कॉपर है, उससे थोड़ा सा अगर बड़ा देखें तो उससे बड़ा सल्फ़र है, उससे बड़ा सल्फ़र है। तो उससे बड़ा सल्फ़र है। सल्फ़र देखिए इधर 1 है, इधर सल्फ़र 1 है, इधर सल्फ़र कितना है, 2 है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि जब इधर देखिए कॉपर आपका इक्वल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर आपका बराबर है, तो उसको हम तो अब टच नहीं करेंगे। अब बात करते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट का, तो उससे ज़्यादा सल्फ़र है, सल्फ़र भी आपका अकेले है। तो इधर 1 है और इधर कितना है, 2 है। तो इधर जब 2 है और इधर 1 है, तो मतलब कि इधर हमको एक और जोड़ना पड़ेगा, मतलब इधर भी 2 सल्फ़र चाहिए। तो 2 सल्फ़र के लिए अब 2 तरीका है, सल्फ़र तो यहाँ पर एक ही है, तो 2 तरीका है कि आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो अगर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे ना तो H2SO4 का संरचना ही बिगड़ जाएगा। अभी तो ये H2SO4 था ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर 2 लिखेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो रह नहीं जाएगा, ये दूसरा चीज़ होने लगेगा। हो सकता है कि ये संभव ही नहीं हो। तो फिर 2 को हम कैसे बैलेंस करेंगे, कहाँ लिखेंगे, तो ध्यान देना कि 2 आगे लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा Cu प्लस, अब देखिए यहाँ पर यस को बराबर करना है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 H2SO4 और इधर हो गया CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, और आपका देखिए अब यहाँ पर H2SO4 कितना बार हो गया, 2 बार। तो एक बार H2SO4 में एक बार यस आया और फिर एक और H2SO4 हो गया, तो अब 2 बार यस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 बार दिखाई दे रहा है। तो 2 सल्फ़र इधर हो गया और 1 सल्फ़र यहाँ, 1 सल्फ़र यहाँ, 2 सल्फ़र इधर भी हो गया। तो हमारा 2 चीज़ बराबर हो गया। क्या क्या बराबर हो गया, कॉपर पहले से बराबर दिया ही था और सल्फ़र को हमने बराबर कर लिया। तो हमारा जो है कॉपर बराबर हुआ, सल्फ़र बराबर हुआ। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा एलिमेंट देखें तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो हम क्रमबद्ध तरीके से इसको क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसको बराबर कर रहे हैं, कम वाले को, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे पहले हमने कॉपर को संतुलित किया, बराबर किया, फिर हमने सल्फ़र को बराबर किया, 2 चीज़ बराबर हो गया। अब इससे संख्या में ज़्यादा कौन है, तो हाइड्रोजन है। तब हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कॉपर और सल्फ़र को संतुलित करने पर, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉपर और सल्फ़र को बराबर करने पर, कॉपर और सल्फ़र को बराबर करने पर, तो कॉपर और सल्फ़र बराबर हो गया, एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब इसका सेकेंड स्टेप है, दूसरा स्टेप है, हमने 2 चीज़ को बराबर कर लिया,
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इससे बड़ी संख्या में कौन है, हाइड्रोजन है, और सबसे बड़ी संख्या में कौन है, ऑक्सीजन है। तो हम पहले हाइड्रोजन को बराबर करें, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ध्यान दीजिएगा, इधर कितना है, 2 है, और इधर कितना दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तो बराबर दिख रहा है, लेकिन जब हमने सल्फर को और कॉपर को बराबर किया तो अब हाइड्रोजन हमारा गड़बड़ हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन हमारा कितना रहा, क्योंकि अब हमको यह नई इक्वेशन मिला है, अब इसको लेके आगे चलेंगे। यहाँ पर तो दिख रहा है कि हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन जैसे ही हमने सल्फर को बराबर किया तो हाइड्रोजन देखिए H2 कौ बार हो गया, 2 बार, मतलब कि इधर अगर देखें तो 4 हाइड्रोजन हो गया, और इधर देखें तो ऑलरेडी कितना ही है, 2 है, क्योंकि जैसे हमने सल्फर को बराबर किया तो यहाँ पर 2 लिखा गया। तो 2 केवल यस के लिए तो है नहीं, इस H2 के लिए भी है, O4 के लिए भी, सबके लिए है। तो इधर अब हाइड्रोजन क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ा तो इधर कितना हो गया, इधर 4 हो गया, और इधर कितना हो गया, 2 है पहले से। तो अब देखें तो दोनों को बराबर करना है, तो सबसे आसान तरीका है कि इधर हम क्या कर दें, 2 जोड़ दें। तो 2 जोड़ेंगे तो अब यहाँ पर तो हम 4 लिखेंगे नहीं, उससे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर आगे ही लिख देते हैं 2। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने पर, तो अब हाइड्रोजन को बराबर कीजिए तो कॉपर वैसे ही रहेगा प्लस 2H2SO4 इक्वल टू CuSO4 प्लस SO2 प्लस, अब यहीं पर देखिए हमको बराबर करना है 2H2O कर देना है बस। अब 2H2O करेंगे तो देखिए 2H2 H2 कितना 2 बार आ गया, तो 2 दूना 4, इधर भी आपका 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन पूरा हो गया, तो हमारा कॉपर पूरा हुआ, फिर सल्फर पूरा हुआ, फिर हाइड्रोजन पूरा हुआ। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। तो जैसा कि यहाँ पर तो दिखाई दे रहा था कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, अलग अलग है। अब देखते हैं कि इन अंकों को हम जब प्रयोग कर लिए हैं, इनकी संख्या जब बढ़ा लिए हैं, तो ऑक्सीजन की स्थिति क्या है। तो अब जो हमको इक्वेशन मिला है वहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या इस इक्वेशन में बराबर हो गया है। कॉपर बराबर हो गया है, सल्फर बराबर हो गया है, ठीक, हाइड्रोजन बराबर हो गया है, 3 चीज़ बराबर हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखें तो देखिए O4 कितना बार है, 2 बार है। तो O4 2 बार का मतलब कि ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। अगर इधर हम देखें तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 4 ऑक्सीजन 4, और देखिए 4 और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन 6 हो गया, और यहाँ पर 2 8। तो ऑक्सीजन भी ऑलरेडी अपने आप क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर बराबर हो गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हुआ। ये हमारा संतुलित समीकरण हुआ। अब इसमें आप देख लीजिए सब बराबर है, ऑक्सीजन हमारा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। जैसे हमने हाइड्रोजन को बराबर किया, तो ये विशेषता है इसकी कि जब भी आप हाइड्रोजन को बराबर कर लेते हैं तो ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। तब देखिए सारा चीज़ बराबर हो गया। कॉपर हो गया, कॉपर 1 है, देखिए 1 कॉपर, यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर यहाँ पर, O4 करके 2 बार है, तो 8 यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, और देखिए 4 2 6 6 2 8 ऑक्सीजन। तो सारा चीज़ बराबर हो गया। तो ये हुआ हमारा अनुमान विधि। तो एक बार हम पुनः बता दें कि अनुमान विधि में बहुत कुछ खास टेक्निक है नहीं। इसमें करना क्या है कि दोनों जो आपका असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण के दोनों ओर देखना है, और हमको यह ध्यान में रखना है या किनारे कहीं लिख लेना है कि लेफ़्ट में कितने एलिमेंट है और राइट में कितने एलिमेंट है। तो लेफ़्ट में और राइट में जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो कहीं कम और कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो हम सबसे पहले उस एलिमेंट को बराबर करेंगे जिसकी संख्या क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। और करेंगे कैसे, तो जिधर कम रहेगा और जिधर अधिक रहेगा तो कम वाले की तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ के हम क्या करेंगे, ऐसे बराबर करते जाएंगे, और एक एक करके बराबर करते जाएंगे क्रमबद्ध तरीके से। जो सबसे जिसकी संख्या कम है उसको पहले बराबर करेंगे, उससे बड़े वाले को थोड़ा बाद में बराबर करेंगे, उससे बड़े वाले को और बाद में, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से बराबर करते जाएंगे और ये हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और इक्वेशन लिया जाए, हम एक और इक्वेशन ले रहे हैं Fe + H2O = Fe3O4 + H2। ये एक और इक्वेशन है, इसको देखते हैं कि ये असंतुलित कैसे है,
फिर इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो Fe इधर देखिए एक Fe है, इधर 3 Fe है, तो ऐसे ही ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया, इधर 1 है उधर 3 है। जबकि संतुलित समीकरण की यह विशेषता है कि दोनों ओर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इधर देखिए इधर 1 है इधर 3 है, तो फिर ऐसे ही ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया। दूसरी चीज़ अगर हाइड्रोजन को देखें तो इधर देखिए 2 हाइड्रोजन है और इधर भी कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन लग रहा है कि बराबर है बराबर, हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन देखिए Fe अलग अलग है, तो ये संतुलित नहीं है। दूसरी चीज़ कि ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो फिर ये भी हमारा क्या है, अलग अलग है। तो फाइनली इसमें केवल हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब क्या है, बाकी की संख्या अलग अलग है, तो ये हमारा असंतुलित है। अब आइए इसको संतुलित करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम एक बार पुनः इसके विधि को बता दें कि हम यहाँ पर कोई विशेष फार्मूला, कोई सूत्र नहीं उपयोग कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही तरीका उपयोग कर रहे हैं कि दोनों तरफ एलिमेंट की संख्या को गिनेंगे, जिधर कम होगा उधर क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। और हम जोड़ेंगे कैसे, जो सबसे छोटा वाला होगा उसको पहले हम बराबर करेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या वाला बराबर करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट है, आप इधर देख लीजिए लेफ्ट में, सबसे छोटा एलिमेंट किसकी संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम देखिए O की भी संख्या सबसे कम है, और यहाँ पर Fe की भी संख्या सबसे कम है। Fe यहाँ पर 1 है, O यहाँ पर कितना है, O भी 1 है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका यह है कि O को छोड़ दीजिए, O को लास्ट में देखा जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि O खुद ब खुद बराबर हो जाता है, ऑक्सीजन खुद ब खुद बराबर हो जाता है। तो पहले हम सबसे छोटे एलिमेंट को लेते हैं, यहाँ पर Fe। तो Fe इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 3 है। तो अब इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो हम पहले Fe को बराबर करते हैं और लिखेंगे यहाँ पर Fe परमाणु को बराबर करने पर। तो अब देखिए 3Fe हमने लिख दिया, इधर भी 3 हो जाएगा, उधर भी 3 हो जाएगा, प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो Fe का परमाणु तो बराबर हो गया, इधर 1 था, इधर 3 था। अब देखिए इधर भी 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, तो एक काम हमारा हो गया Fe। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम ऑक्सीजन को बराबर करें, यहाँ पर अब 2 ही चीज़ बच रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अब देखिए कि कौन बराबर करने वाला है। हमने बताया है कि ऑक्सीजन को हम लास्ट में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये ऑलरेडी बराबर है। तो जब बराबर है तो इसको हम क्यों बराबर करेंगे, तो हाइड्रोजन बराबर हो गया, तो चलिए ख़त्म हो गया। अब आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ के किसको बराबर करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, इधर भी हमको 4 चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु को बराबर करने पर, तो 3Fe ये आपका सेकेंड स्टेप है, 3Fe प्लस, अब इधर देखिए क्या लिख देते हैं, 4H2O लिखते हैं, क्योंकि हम नीचे 4 नहीं लिख सकते हैं। नीचे 4 लिखेंगे तो H2O रह नहीं जाएगा, दूसरा चीज़ हो सकता है, या हो सकता है कि वो संभव ही नहीं हो, तो हम यहाँ पर नीचे नहीं लिख सकते हैं, हम इसके सामने लिखेंगे। तो 4H2O मतलब कि देखिए अब 4 ऑक्सीजन यहाँ पर मिल रहा है, एरो बना के लिख देंगे Fe3O4 प्लस H2। अब आप देखिए तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, लोहा बराबर हुआ, आयरन बराबर हो गया, ऑक्सीजन 4O बराबर, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बराबर किया तो हाइड्रोजन हमारा गड़बड़ हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हुआ, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन इधर हो गया, और इधर कितना है, मात्र 2 हाइड्रोजन है। तो अब ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन पहले बराबर था, ऑक्सीजन अलग अलग था, तो हमने ऑक्सीजन को बराबर किया तो हाइड्रोजन अलग अलग हो गया। अब हाइड्रोजन को बराबर करेंगे, यदि हाइड्रोजन इधर उधर रहता तो हाइड्रोजन को बराबर करते तो हो सकता है कि ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाए, नहीं होता तो करते। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हमारा हाइड्रोजन क्या था,
बराबर था तो हमने उसको छोड़ा, हमने उसको बराबर नहीं किया। जो बराबर नहीं था ऑक्सीजन उसको बराबर किया, और ऑक्सीजन को हमने जब बराबर किया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे H परमाणु को बराबर करने पर, हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 8 है, इधर कितना है 2 है, तो बस हाइड्रोजन को देखना है, बाकी तो हमारा बराबर हो चुका है। तो बाकी को लिख देंगे 3Fe + 4H2O इक्वल टू Fe3O4 और प्लस सीधा सीधा 4H2। सबसे सिंपल 4 लिखने से देखिए फ़ायदा क्या हुआ है कि H2 2 बार है, 4 लिखेंगे तो 4 दूना 8, मतलब कि H2 को बार 4 बार, H2 4 बार तो हो जाएगा 8 हाइड्रोजन। तो बस हमने 4 लिखा और दोनों तरफ कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ भी देखिए 4H2 है, यहाँ भी कितना हो गया 4H2 इक्वल हो गया। तो ये हुआ हमारा संतुलित समीकरण। तो ये काफ़ी आसान तरीका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में सुविधा मिलेगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों के पास अपने, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना क्लास 10th के नए नए वीडियो लेकर आते हैं। फिर मिलते अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, क्योंकि इसी टॉपिक में हम 1-2 और समीकरणों को बैलेंस करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हमने सिर्फ 2 ही समीकरणों को संतुलित किया। अगले वीडियो में हम कुछ और समीकरणों को संतुलित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।